दोस्तों, अगर आपके पास बेहिसाब पैसा हो, सत्ता का संरक्षण हो और नैतिकता की आखिरी सीमा पार करने का मादा हो, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको बदनाम नहीं कर सकती। सबसे बड़ा खुलासा भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर आप बदनामी को ही ब्रांड में बदलने की कला जानते हो, तो लोकतंत्र की संस्थाओं पर कब्जा करना और हर आपदा को अवसर में बदल देना आपके लिए मुश्किल नहीं रहता। पिछले कुछ घंटों में ठीक यही देखने को मिला। अंग्रेजी से लेकर हिंदी तक लगभग तमाम बड़े अखबारों ने एक जैसी खबर छापी। खबर का दावा है कि कर्नाटक में कराए गए एक सर्वे में 91% लोगों ने माना कि चुनाव निष्पक्ष हुआ है। जरा ध्यान दीजिए, दैनिक भास्कर की हेडलाइन कहती है कर्नाटक सरकार के सर्वे में 91% लोगों ने चुनाव को निष्पक्ष बताया। आगे लाइन जोड़ दी जाती है, राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे, भाजपा बोली जनता को भरोसा है, कांग्रेस को शक है। अब यह अखबार किसी को भी यही लगेगा कि राहुल गांधी बेवजह शोर मचाते रहे थे। हजारों पन्नों के जो सबूत पेश किए गए वो सब फालतू थे, घंटा कुछ नहीं हुआ था, भाजपा सही थी, चुनाव आयोग बिल्कुल पाक साफ है, ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाता। यही मैसेज आपको देने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, अंग्रेजी अखबारों की हेडलाइन भी देखिए, वहां लिखा है मोस्ट सिटीजन्स ट्रस्ट इलेक्शन एंड ईवीएम्स। साथ में यह भी जोड़ दिया गया कि राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बीच कांग्रेस सरकार ने यह सर्वे पब्लिश किया। मतलब साफ है, हिंदी हो या अंग्रेजी, सबने मिलकर अमृतकाल के चुनाव को एक बार फिर निष्पक्ष साबित कर दिया है। ड्यूटी पूरी कर दी गई है, लेकिन असली कहानी इन हेडलाइंस के नीचे दबी हुई है। और जब आप उस कहानी तक पहुंचेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यह सर्वे कांग्रेस सरकार ने नहीं कराया। जिनके नाम पर सर्वे बताया जा रहा है उनका सरकार से कोई सीधा संबंध नहीं। सर्वे कराने वाला एनजीओ कौन है, उसका इतिहास क्या है और सत्ता से उसके रिश्ते कैसे हैं, ये सब जानकर दिमाग घूम जाएगा। हम पूरी बात एकदम आसान भाषा में समझेंगे। देखिए कैसे दिल्ली की सत्ता, कुछ एनजीओ और गोदी मीडिया मिलकर वोट चोरी के सवाल को धुंधला करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर असम में मोदी शाह के चहेते मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने चुनाव से ठीक पहले कथित तौर पर वोट खरीदने का रास्ता खोल दिया है। और कौन कौन सी नई घोषणाएं की गई है और उनका चुनाव से क्या लेना देना है वो भी सामने रखेंगे। इन तमाम सवालों से ध्यान हटाने के लिए देश भर में सत्ता के चरण चुंबक बाबाओं को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। और इसी बीच डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जलाने का एक और अमृत नमूना भी सामने आया है। इन सब पर आज एकदम तगड़ी तथ्यों वाली और आंख खोल देने वाली चर्चा होगी। वीडियो अंत तक देखिएगा। अब जरा इधर नजर डालिए और देखिए कि दैनिक भास्कर जैसे बड़े मीडिया हाउस ने किस तरह से हेडलाइन गढ़ी है। इस हेडलाइन को पढ़कर किसी भी आम पाठक को यही लगेगा कि कर्नाटक सरकार यानी वहां की कांग्रेस सरकार ने कोई सर्वे कराया है और उसमें 91% लोगों ने यह माना है कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष थे। साथ ही राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों को चालाकी से इसी खबर में जोड़ दिया गया है। मतलब साफ है, जनता के नाम पर राहुल गांधी के नारों को झुठलाने की कोशिश। यानी संदेश ये है कि देखिए, जो लोग खुद कह रहे थे कि चुनाव ठीक थे तो राहुल गांधी बेवजह हंगामा कर रहे हैं। अब जब आप इस रिपोर्ट को थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो पता चलता है कि ये रिपोर्ट कर्नाटक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अथॉरिटी द्वारा प्रकाशित की गई है। इतनी जानकारी देने के बाद राहुल गांधी के आरोपों को धीरे धीरे हल्का किया जाता है। फिर भाजपा नेताओं के बयान सामने आते हैं और नैरेटिव पूरी तरह बदल दिया जाता है। इसके बाद बताया जाता है कि ये रिपोर्ट अगस्त 2025 में तैयार हुई थी और अब जाकर सार्वजनिक की गई है। लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है। अगर आप नीचे ध्यान से पढ़ें तो लिखा मिलेगा कि ये स्टडी कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की ओर से लागू किए गए हैं। SVEEP यानी सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेंट कार्यक्रम के नतीजों का आकलन करने के लिए कराई गई थी। यानी साफ शब्दों में यह स्टडी कर्नाटक सरकार ने नहीं करवाई, यह स्टडी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने करवाई। यानी सीधे सीधे चुनाव आयोग की व्यवस्था के तहत तो सवाल उठता है, चुनाव आयोग कब से सरकार हो गया? सरकार और चुनाव आयोग एक ही चीज कब से हो गए? एक बात होती है सर्वे कराना और दूसरी बात होती है उसे जनता के सामने ऐसे पेश करना मानो सरकार की
उपलब्धि हो। यह सर्वे करवाने का काम मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने किया, जो कागजों में सरकार से बिल्कुल अलग संस्था है। अब यह संस्था कितनी निष्पक्ष है, इस पर अलग से बहस करने की शायद जरूरत नहीं है। अब आगे सुनिए, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया स्नेत का दावा है कि यह सर्वे चुनाव आयोग ने GRAM नाम के एक एनजीओ से करवाया। इस एनजीओ के संस्थापक हैं बाला सुब्रमण्यम, और यही बाला सुब्रमण्यम प्रधानमंत्री कार्यालय में काम कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ में एक पूरी किताब भी लिखी। यानी हुजूर की वाहवाही में कलम घुमाई गई, लेकिन ये बात न तो हेडलाइन में दिखाई गई, न रिपोर्ट में साफ साफ बताई गई कि यह सर्वे मोदी के करीबी व्यक्ति से जुड़ा है। चुनाव आयोग से लेकर सत्ता के गलियारों तक हर जगह सवालों का अंबार लगा हुआ है, और उधर सोशल मीडिया पर इन तमाम तथ्यों को लेकर मोदी सत्ता और पूरे सिस्टम की जबरदस्त आलोचना हो रही है। यही है हेडलाइन के पीछे छुपी वो कहानी जो आपको नहीं बताई गई। शांतनु नाम के एक एक्स ट्विटर हैंडल, जिनका संबंध कांग्रेस से बताया जाता है, उन्होंने दावा किया है कि भाजपा और गोदी मीडिया का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब हो गया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी के जन अभियान से ठीक पहले डेक्कन हेरल्ड मई 2025 में हुए चुनाव आयोग के एक सर्वे को कांग्रेस सरकार का सर्वे बताकर लोगों को गुमराह कर रहा है। आरोप यह भी है कि इस अखबार का संस्थापक प्रधानमंत्री मोदी का करीबी सहयोगी रहा है, और उसने मोदी पर एक किताब भी लिखी है। यही नहीं, दावा किया गया है कि इस अखबार ने अपने ही करीबी पत्रकार भरत जोशी को इस पूरे नैरेटिव के लिए आगे किया। आरोपों के मुताबिक भरत जोशी पहले भी BL संतोष और तेजस्वी सुर के साथ मिलकर कथित तौर पर फर्जी सर्वे तैयार करने में भूमिका निभा चुके हैं। अब सवाल उठता है, भाजपा और गोदी मीडिया वोट चोरी के खुलासे से इतना क्यों डर रहे हैं कि वे भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले तंत्र का खुलकर बचाव कर रहे हैं। अब इस अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिए। ऊपर ऊपर से यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि जैसे कांग्रेस सरकार ने यह सर्वे करवाया हो, लेकिन भीतर छोटे अक्षरों में धीरे से बता दिया जाता है कि यह सर्वे दरअसल चुनाव आयोग ने करवाया है और GRAM नाम के एक एनजीओ से करवाया गया है। अब असली बात समझिए, GRAM नाम के इस एनजीओ के फाउंडर हैं डॉक्टर R बाला सुब्रमण्यम, और ये वही बाला सुब्रमण्यम है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ में एक किताब लिखी है। किताब किस तारीख को लिखी गई, कब पब्लिश हुई, ये सब तस्वीरों में साफ दिखाई देता है। यानी आरोपों की कड़ी कुछ ऐसी बनती है, चुनाव आयोग ने सर्वे करवाया, सर्वे का ठेका मिला GRAM नाम के एनजीओ को। एनजीओ के फाउंडर मोदी प्रशंसक लेखक हैं। उसी नेटवर्क से जुड़ा एक और अंग्रेजी अखबार इस सर्वे को ऐसे पेश करता है जैसे जनता ने पूरे सिस्टम को क्लीन चिट दे दी हो, और फिर माहौल बनाया जाता है कि देखिए जनता को चुनाव पर भरोसा है। अब जरा सोचिए, जब इतने गहरे स्तर पर कथित तौर पर हर जगह सेटिंग चल रहा हो, चुनाव आयोग को जबरदस्ती पाक साफ दिखाने की कोशिश हो रही हो, और पूरा मामला इस तरह गोल मोल घुमाया जा रहा हो कि भीतर क्या क्या हो सकता है। इस सर्वे में दावा किया गया है कि कुल 5100 वोटरों से बातचीत की गई है, और 5100 वोटर कर्नाटक के एक ही इलाके से थे। लेकिन इन्हीं 5100 लोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल दिया गया कि पूरे भारत में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होते हैं। अब जरा हिसाब लगाइए, देश में 90 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं, और कर्नाटक के एक क्षेत्र में 5100 वोटरों ने पूरे भारत का सर्टिफिकेट दे दिया। गजब के विद्वान है भाई, खुद अपने इलाके में वोट डालते हैं और पूरे देश के लोकतंत्र का हिसाब किताब भी करवा देते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस स्तर पर ब्रेन वॉश सिस्टम अमृतकाल में चलाया जा रहा है। और ऐसे माहौल में अगर कोई ये सोच ले कि आम आदमी सब समझ जाएगा, सब पकड़ लेगा, तो ये कितना संभव है? क्योंकि आम आदमी तक सूचना पहुंचाने वाला माध्यम अगर खुद टोपी पहनने की सुपारी लेकर बैठा हो और सब आपस में मिले हुए हो, तो सच सामने आएगा कैसे? एक तरफ चुनाव आयोग पर वोट चोरी करवाने के आरोप लगते हैं, वहीं चुनाव आयोग सर्वे करवाता है। सर्वे ऐसे एनजीओ से करवाता है जिसका मुखिया खुद प्रधानमंत्री की
अहंकारिता में डूबा हुआ बताया जाता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया स्नेत के मुताबिक ये व्यक्ति पीएमओ के भीतर भी काम कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी पर किताब लिखता है। उनकी संस्था कहती है 91% लोग चुनाव को निष्पक्ष मानते हैं और फिर उसी नेटवर्क से जुड़ा अखबार इस रिपोर्ट को घुमा फिरा कर छाप देता है। इसके बाद भाजपा नेताओं के बयान आते हैं और वे कहते हैं देखिए कांग्रेस की सरकार की रिपोर्ट है, सब ठीक है, टेंशन मत लीजिए। लेकिन इन तमाम कथित षड्यंत्रों के बीच एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, वोट चोरी के सवाल पर पूरा सिस्टम हिला हुआ है। चुनाव आयोग हो, गोदी मीडिया हो या सत्ताधारी लोग, सबके सब बैकफुट पर हैं और यही वजह है कि वोट चोरी का मुद्दा इन्हें सबसे ज्यादा डराता है। अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना इतना गहरा खेल खेलकर पॉलिश मारने की कोशिश नहीं होती। अब आप लोग असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा का ये ट्वीट देखिए। उन्होंने ऐलान किया है कि असम की 37 लाख से ज्यादा माताओं बहनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 20 फरवरी को अरुंधति लाभार्थियों को उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए अग्रिम बेहाग बहु उपहार के रूप में 8,000 रुपए मिलेंगे। इसमें जनवरी से अप्रैल तक का जोड़ यानी 4 महीने के 1250 रुपए प्रति महीने के हिसाब से और बिहू के लिए विशेष उपहार के रूप में 3,000 रुपए शामिल हैं। बिहू मतलब बहू। पुरानी योजना में जो हर महीने 1250 रुपए मिलते थे उसका 4 महीने का जोड़ दिया 5,000 रुपए और 3,000 रुपए विशेष उपहार जोड़ दिया तो 8,000 रुपए हो गए। ये राशि 20 फरवरी 2026 को असम की 37 लाख महिलाओं को दी जाएगी। आपको लग रहा होगा कि इसमें दिक्कत क्या है, तो दिक्कत यह है कि 20 फरवरी की तारीख असम में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले की तारीख है और जिस तरीके से 1.5 महीने लगभग 50 दिन पहले ही इसका ऐलान किया गया है, यानी 50 दिन पहले ऐलान कर दिया गया है कि 20 तारीख को आपको ये पैसा बांटा जाएगा। मुझे संदेह है कि 20 फरवरी से पहले ही कहीं असम में आचार संहिता तो लागू नहीं हो जाएगी, इसीलिए उस समय पैसा बांटने पर कोई नियम कानून आड़े ना आए, सवाल ना उठे, इसीलिए 1.5 महीने पहले ही ऐलान कर दिया गया है। वैसे भी यदि आचार संहिता 20 फरवरी तक लागू नहीं भी होती है तब भी जरा सोचिए कि ये कितना बड़ा डेमोक्रेटिक स्कैम, लोकतांत्रिक घोटाला है। यानी लोकतंत्र का घोटाला, जहां सरकार में बैठे लोग हर चुनाव से पहले जनता के खाते में सीधे पैसे भेज देते हैं और फिर चुनाव आयोग के माध्यम से प्रचंड बहुमत आ जाता है, ऐतिहासिक बहुमत आ जाता है। चुनावी प्रक्रिया पर कोई सवाल भी नहीं उठाए तो कह दिया जाता है कि लोगों को पैसा मिला था, लोगों ने अपनी मर्जी से वोट दिया। हाल ही में हमने बिहार में देखा कि किस तरीके से महिलाओं के खाते में चुनाव के दौरान 10,000 रुपए भेजे जा रहे थे। एक तरफ चुनाव चल रहा था, दूसरी तरफ पैसा भेजा जा रहा था। यह स्पष्ट रूप से वोट खरीदने का मामला नजर आता है और अब भाजपाई सिस्टम ने यही काम हर राज्य में अपना लिया है। असम की सरकार ने ऐलान किया है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को क्रमशः 1,000 रुपए और 2,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसकी शुरुआत 1 फरवरी से होगी। बसवर्ती लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपए तक होनी चाहिए। महिलाओं को 8,000 रुपए किस तरह से जोड़ जाड़ कर दिया जा रहा है वो भी हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा तमाम तरीके से राशन वगैरह बांटने का भी ऐलान किया गया है, यानी 37 लाख महिलाओं को 8,000 रुपए दिए जाएंगे। बीएड छात्रों को 2,500 रुपए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को 1,000-2,000 रुपए इस तरह से दिए जाएंगे और वो भी चुनाव से ठीक पहले पैसे बांटने का रेला लगाने का प्लान हो गया है। आखिर इस देश में कौन है जिसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब मार्च अप्रैल में ही असम में चुनाव होने वाले हैं तो ठीक उससे पहले ये पैसा बांटने का ऐलान क्यों हुआ और उससे 50 दिन पहले जब बांटना है उसके 50 दिन पहले इसका ऐलान क्यों कर दिया गया और फिर जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जोड़ जाड़ कर इकट्ठा दिया जाएगा। क्यों भाई? जनवरी का जनवरी में देते तो क्या दिक्कत हो जाती और मार्च अप्रैल का मार्च अप्रैल में देते तो क्या दिक्कत हो जाती? 1 महीने का लेट करना और 2 महीने का एडवांस दे देना, इसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण साफ है कि 8,000 रुपए तक गिनती पहुंचानी है, तभी तो दिखेगा ना कि हाँ बड़ा अमाउंट है। साथ में 3,000 रुपए और जोड़ना पड़ा तब जाके 8,000 रुपए हुए हैं। ये पूरा जुगाड़ बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के पास फंड की कमी है, तभी तो जनवरी का रोक कर और मार्च अप्रैल का एडवांस करके 8,000 रुपए की रकम पहुंचाई जा रही है। इसे सही कैसे ठहराया जाए?
वैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या असम की महिलाएं बिहार की तुलना में सस्ते में अपना वोट बेच देंगी। बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए, जबकि असम की महिलाओं को सिर्फ 8,000 रुपए में निपटाया जा रहा है। यानी आर्थिक संकट से जूझता हुआ राज्य भी अमृतकाल में चुनाव से ठीक पहले पैसा बांटने को मजबूर है। मगर सवाल ये है कि क्या इस हिसाब से तो कभी किसी राज्य में और देश में कोई अन्य पार्टी चुनाव जीत ही नहीं पाएगी। यदि हर चुनाव से पहले महिलाओं और युवाओं के खाते में हजारों रुपए भेज दिए जाएंगे और फिर यदि लोग रुपया लेकर ही वोट देने लग जाएंगे तो बहुत जल्दी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद पर कोई नेता नजर नहीं आएगा। सारे व्यापारी बैठ जाएंगे, तभी तो कम से कम लीडर के रूप में लीडर होते हैं। तब तो स्पष्ट रूप से लीडर और व्यापारी ही वहां बैठ जाएंगे। आखिर ये व्यापार ही तो है। 5 साल तक जनता की जेब से पैसा निकालते रहो, चुनाव से ठीक पहले थोड़ा सा चूरन बांट दो, खाते में पैसा भेज दो और चुनाव बीतने के तुरंत बाद ही उस पैसे की वसूली में लग जाओ। उसी जनता की जेब से फिर से निकाल लो। अब बिहार में आपने देखा, चुनाव के ठीक पहले पैसा बांटा गया, चुनाव के तुरंत बाद खबर आई कि रजिस्ट्री से लेकर तमाम चीजों को महंगा करने यानी जनता की जेब खाली करने का नया नया जुगाड़ बनाया जा रहा है। पैसा वसूलने की कोशिश शुरू हो गई है। बिजली पानी सब कुछ महंगा करने का पर काम चल रहा है। सवाल यह है कि इतने साल सरकार में रहने के बाद भी चुनाव से ठीक पहले पैसा बांटने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाजपाइयों को। और फिर जब लोकतंत्र का इतना नंगा नाच चल रहा है तो देश की संस्थाएं क्या कर रही हैं। चुनाव आयोग से तो कोई उम्मीद किसी को बची नहीं है। ज्ञानेश कुमार को झूठ बोलने से फुर्सत मिले तब तो कुछ करेंगे, क्योंकि जब बिहार में वोटिंग के दौरान पैसा बांटा जा रहा था तब ज्ञानेश कुमार हर दिन नया झूठ गढ़ने में बिजी थे। इस व्यक्ति ने कोई एक्शन नहीं लिया और पैसा बंटवाते रहे, भाजपा को लाभ पहुंचाते रहे। तो असम के मामले में भी चुनाव आयोग तो कुछ करने वाला है नहीं। सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से हम कोई उम्मीद पाले। क्या चीफ जस्टिस सूर्यकांत असम की सरकार से, वहां से मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा से ये पूछेंगे कि ये पैसा बांटने का प्लान आपको चुनाव से ठीक पहले ही क्यों आया। पिछले 5 साल से क्या कर रहे थे आप। मार्च अप्रैल से राज्य में चुनाव होने वाले हैं और ठीक उसी समय आप पैसे बांटेंगे। क्या इसका चुनाव पर असर नहीं होगा, लोकतंत्र का गलत इस्तेमाल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो सवाल यह है कि क्या चीफ जस्टिस सूर्यकांत असम के मुख्यमंत्री और वहां की सरकार को ऐसा करने से रोकेंगे? क्या उनसे कहेंगे कि आप जनवरी का पैसा जनवरी में दीजिए और फरवरी का पैसा फरवरी में और बाकी की नई घोषणाओं को रोकिए? आप कहेंगे कि क्या बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ किया? क्या तब जस्टिस सूर्यकांत ने ऐसा कुछ किया था? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। बिहार में भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुपचाप पैसा बांटने दिया और जो कुछ चुनाव आयोग और भाजपा चाहते थे वही सब होता नजर आया। अब देखने वाली बात यह है कि असम के मामले में सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश वाकई कुछ करते हैं या फिर वहां भी खेला होने दिया जाएगा। अब आप कहेंगे जब कोई इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा तभी तो कोर्ट कुछ करेगी। तो जरा याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो की ताकत होती है, यानी अदालत खुद से संज्ञान ले सकती है। जिस तरह अरावली के मामले में लिया वैसे ही चुनावी मामलों में भी ले सकती है। लेकिन सवाल यह है कि कोई विपक्षी नेता, कोई सामाजिक कार्यकर्ता या कोई एनजीओ चुनावी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट जाकर आखिर करेगा भी क्या? पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा और बदले में क्या मिलेगा? तारीख फिर तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख मिलते रहेंगे। और फिर चाहे मामला अरावली का हो या कुलदीप सिंह सेंगर का, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इन दोनों मामलों में जो शक्ति दिखाई है उसके पीछे की वजह पब्लिक प्रेशर बताई जा रही है। शायद यही वजह है कि उन्नाव पीड़िता के मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश को यह तक कहना पड़ा, अगर अदालत से कोई गलत फैसला आ जाए तो क्या आप लोग सड़क पर उतर आएंगे? ये सवाल खुद बहुत कुछ कह देता है। लेकिन आप जानते हैं, सिर से पांव तक गुलामी का चूर्ण चाट चुकी ये जनता चुनावी मामलों में अक्सर शंट मारकर बैठ जाती है और फिर इंतजार करती है मेरा करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, देश को बचाएंगे। कभी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद, कभी चीफ जस्टिस से आस, क्योंकि कहा जाता है उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है। उधर नेता जनता के वोट की कीमत लगाते रहेंगे और आप अपने वोट नीलाम करते रहिएगा। इसके बाद यही लोग अपने ही लोगों से सर्वे करवा लेंगे और कह देंगे चुनाव एकदम निष्पक्ष हुआ है और उसके ही अखबार
बार उसे ऐसे छाप देंगे कि लगेगा वाकई जनता ने ही कहा है, ताकि जनता अपने असली मुद्दों पर न नाराज हो, न सवाल पूछे। इसके लिए देश में सत्ताधारी कथावाचकों की पूरी फौज खड़ी कर दी गई है। जरूरत पड़ने पर इन्हें मैदान में उतार दिया जाता है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि कैसे देवकी नंदन नाम के एक कथावाचक ने मूर्खता की सारी हदें पार कर दी। और मजे की बात देखिए, मीडिया ऐसे लोगों को संत कहकर बुलाता है जिन्हें यह तक समझ नहीं है कि विरोध किसका करना है। आईपीएल में शाहरुख खान की टीम ने जैसे ही एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा, भाजपा से जुड़े तमाम बाबा मैदान में उतर आए। कोई धमकी दे रहा है, कोई कह रहा है सुधर जाओ वरना कोई बचा नहीं पाएगा। और तो और राम भद्राचार्य जैसे लोग शाहरुख खान को देशद्रोही और गद्दार बताने लगे हैं। तो आइए एक सवाल ढूंढते हैं, असली गद्दार आखिर है कौन? देश में क्रिकेट किसके कंट्रोल में है? अमित शाह के बेटे के दुनिया का क्रिकेट कौन कंट्रोल करता है? फिर भी नाम तो अगर क्रिकेट की संस्था चाहे और मना कर दे तो क्या शाहरुख खान या कोई और किसी विदेशी खिलाड़ी को खरीद पाएगा? बिल्कुल नहीं। और अगर एक बांग्लादेशी खिलाड़ी से इतनी तकलीफ है तो फिर उसी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मोदी शाह सरकार ने दिल्ली में पूरे ठाट बाट से क्यों रखा हुआ है? जनता के टैक्स के पैसों पर उनकी मेहमानबाजी क्यों हो रही है? अगर वाकई बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, तो सवाल वहां होना चाहिए, लेकिन वहां इन बाबाओं की आवाज अचानक गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि शेख हसीना खान नहीं है, मुसलमान नहीं है, इसीलिए तकलीफ नहीं होती। जब सेठ अडानी को धंधा दिलाने के लिए हुजूर बांग्लादेश जाते हैं और उसी शेख हसीना से बिजनेस करवाते हैं, तब इन कथावाचकों को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल खेलते तो अचानक देशभक्ति जाग जाती है। दरअसल ये तकलीफ अपने आप नहीं होती, समय समय पर करवाई जाती है ताकि लोगों का ध्यान असल मुद्दों से हटाया जा सके। देवकी नंदन कहते हैं, शाहरुख खान तुम क्या थे? देश ने तुम्हें बनाया। तो अगर कोई पलटकर पूछ ले, देवकी नंदन आप क्या थे, आज क्या हैं? हजारों की भीड़ जुटाकर आप क्या कथा सुनाते हैं? इतनी हिम्मत है कि शाहरुख खान से पहले अमित शाह अपने बेटे और प्रधानमंत्री मोदी पर एक शब्द बोल सके? जरा बोलकर दिखाएं। अगर दूसरे ही दिन आपकी कथा का माइक खराब ना हो जाए या भगदड़ न मच जाए तो बताइएगा मुझे। इसी बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर जलाने का मामला सामने आया। आपत्तिजनक नारे लगाए गए। इसके बाद भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और अन्य दलित संगठन मैदान में उतरे और आरोपियों पर एनएसए लगाने की मांग की। सोचिए, जिस व्यक्ति ने हमें विरोध का अधिकार दिया, उसकी मौत के दशकों बाद उसी की तस्वीर जलाई जा रही है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, यही तो असली अमृतकाल है। ये वही अमृतकाल है जहां पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान से क्रिकेट भी खेलते हैं, लेकिन मैदान में हाथ नहीं मिलाते। बाहर ड्रामा, अंदर सब चलता है। इधर हमारे विदेश मंत्री कथित तौर पर पाकिस्तान संसद के स्पीकर से हाथ मिलाते दिखते हैं और पाकिस्तान नेता दावा करता है कि हाथ मिलाने जयशंकर खुद आए थे। कहते हैं, हम आपको पहचानते हैं। अमृतकाल के इस दोहरेपन को देखिए, किस तरह का ड्रामा ये सिस्टम चला रहा है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।